नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाएगा। इसके असर से 5, 6 और 7 अक्टूबर 2025 को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विशेषकर उत्तरकाशी, देहरादून और चमोली जैसे पर्वतीय जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की शुरुआती बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधान रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। और इसके अलावा जो है 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी जो है देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, और हरिद्वार जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है 6 तारीख को। 7 तारीख को बात करेंगे तो 7 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या देहरादून, नैनीताल, चंपावत जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, और जैसे 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भारी बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। और साथ ही जो उत्तराखंड के जनपद है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और जो है गस्टी विंड, जिसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो मिलने की संभावना है। तो मेन एक्टिविटी 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में रहने वाली है, और कह सकते हैं कि 5 की रात से या 6 की अर्ली मॉर्निंग शुरू हो सकती है। तो इस दौरान जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नाले के आसपास रह रहे हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। धामी सरकार ने वन्यजीव और मानव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अब इस संघर्ष में जान गंवाने वाले जो भी लोग हैं उनके परिजनों को दी जाने वाली क्षति राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वन्यजीव और पर्यावरण की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्य है। यहाँ नेशनल पार्क, अभयारण्य और साथ ही साथ घने जंगलों की वजह से वन्यजीवों की संख्या अधिक है, जिससे कि अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष होता है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर
वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहाँ जाकर उसको कंपनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान टिहरी की श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी का मामला सामने आया, जिसे की शिकायत करने के बावजूद डिग्री नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रा को हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर डिग्री दी जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग हर महीने की 5 तारीख तक शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों ने आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। वहीं मुख्यमंत्री ने संत गिरी महाराज का स्वागत करते हुए कहा कि संत महात्माओं के आशीर्वाद से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने संत परंपरा की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो जीवन मूल्यों के पालन के साथ साथ समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देहरादून ऋषिकेश के गुलर में देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया। खास बात यह रही कि ये होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर 4 धाम यात्रा मार्ग के एक प्रत्येक पुल पर विकसित किया जाएगा, जहां पर इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक आवास, भोजन, स्वच्छ शौचालय, स्नान, पार्किंग और सुरक्षित विश्राम क्षेत्र जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये पहल पर्यटन को नई दिशा देने के साथ साथ सतत और सुरक्षित विकास का उदाहरण बनेगी। आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और हमारे पीडब्ल्यूडी में काफी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रकार के कैफेटेरिया और ब्रिजेस के लिए, होटल्स के लिए। तो ये कैफे और होटल्स के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे जनता को सुविधा मिलेगी और स्वच्छ खाना मिलेगा, तो हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक क्या सर कितना टारगेट लेके चले हैं? इसमें हमारे काफी ब्रिजेस हैं, अभी 5 के करीब हमारे ब्रिजेस हैं और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो हम देना चाहते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रयास ये होगा गढ़वाल मंडल को, माऊ मंडल को हम एकीकरण करें, जिससे कि हमारा टूरिज्म और बलवती हो। और होम स्टे का प्रचार प्रसार हम कर ही रहे हैं। रिवर राफ्टिंग से लगभग अभी 3 दिन पहले रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है, तो 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रहा है टूरिज्म। और हमारे उत्तराखंड का ब्रेड। हरिद्वार से कानपुर तक बहने वाली उत्तराखंड गंग नहर को वार्षिक मरम्मत और सफाई कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है। दशहरा की रात से शुरू हुई ये नहरबंदी 19 अक्टूबर की रात तक जारी रहेगी और इस 17 दिन की अवधि में नहर की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। यूपी सिंचाई विभाग के अनुसार साल भर गंग नहर के सुचारू संचालन के लिए इस तरह का
मेंटेनेंस जरूरी है। हालांकि नहरबंदी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्य प्रभावित हो सकते हैं और दिल्ली एनसीआर में पेयजल संकट की आशंका जताई जा रही है। हर बार दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है, तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना संभव हो सके। वहीं सचिव सिंचाई युगल किशोर पंत ने उत्तरकाशी के हर्षिल धराली क्षेत्र और आसपास के गांव का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से पुनर्वास और रोजगार के साधनों पर चर्चा की। सचिव ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही आपदा से हुई क्षति का आंकलन कर पुनर्स्थापना कार्य शुरू करेगी और हर्षिल में बनी अस्थायी झील से जल निकासी का कार्य भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने आर्मी बेस कैंप में हुई क्षति का निरीक्षण किया और जवानों से चर्चा की। जवानों ने सड़क निर्माण में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी, जिस पर कि सचिव ने शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। देहरादून में रिच विरासत आर्ट एंड हेरिटेज महोत्सव आज से 18 अक्टूबर तक डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम ONGC कोलागढ़ रोड पर आयोजित होगा। 30वें संस्करण की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध उस्ताद अमजद अली खान के सरोद वादन से होगी और इस बार महोत्सव हिरोशिमा परमाणु बम पीड़ितों की स्मृति को समर्पित है। महोत्सव में श्रीलंका, किर्गिस्तान और बेलारूस के कलाकारों समेत भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उत्तराखंड का लोक नाट्य चक्रव्यूह प्रस्तुत किया जाएगा। हथकरघा शिल्प स्टॉल, विंटेज कार बाइक रैली, हेरिटेज क्विज और फोटोग्राफी प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही शास्त्रीय संगीत, गजल, सूफी और मुशायरे की प्रस्तुतियां भी यहां पर होंगी। जो शेड्यूल बना है आपके सामने उपस्थित है और जैसा मैंने कहा कि इसमें 2 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण, 5 पद्मश्री और 2 संगीत नाटक अकादमी अवार्डीज आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। करीब 60% ऑफ द आर्टिस्ट जो यंग लोग हैं और इस बार हमने एक टॉक सीरीज की शुरुआत की है। जो उर्दू पोट्री का था उसको हमने रिजुविनेट किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सुनाम धन आर्टिस्ट हैं उनको कम से कम सारी जनता सुने और देखे। इस बार हमारा ये है और ये पूरे जो एफर्ट हमारा है उसको हमने वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेट करने की सोची है। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये 80वां साल है हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग का और विरासत की जानिब से, संगीत के जानिब, कला के माध्यम से हम दुनिया का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कालाडूंगी ब्लॉक के कोटाबाग क्षेत्र के सरकारी और बेनाप भूमि पर बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने जेश प्रमुख गीता तिवारी और पूर्व प्रधान उमेश तिवारी के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन देकर अवैध निर्माण रोकने की मांग की थी। आरोप यह है कि बिल्डर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं और राजस्व भूमि में अवैध रास्ता बनाकर बोरिंग भी कर रहे हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद प्रशासन एक्शन में आया और राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। जांच रिपोर्ट के बाद तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सैसिया का एक प्रकरण संज्ञान में आया था और ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। एक कमेटी राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से गठित की गई है क्योंकि वहाँ पे भूमि के संबंध में कुछ विवाद है और वन विभाग और राजस्व विभाग के दोनों से मिलती हुई जमीन है और कोई गैप की लैंड बताई गई है। तो इसे एक कमेटी का गठन किया गया है। जैसे ही कमेटी की आख्या प्राप्त होगी। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर से शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा वीर सपूत रायचंद असवाल और राइफलमैन शहीद शैलेंद्र सिंह कठैत की स्मृति को समर्पित है।
बीते दिन शहीदों के घर आंगन से मिट्टी कलश सम्मान पूर्वक जिला मुख्यालय लाया गया था, जिसे कि आज विधि विधान के साथ लैंसडाउन के लिए रवाना किया गया। विधायक और एडीएम ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इन वीरों का योगदान अविस्मरणीय है और उनकी शहादत सदैव प्रेरणा देती रहेगी। हरिद्वार में मां मनसा देवी चंडी देवी प्रांगण में पैदल मार्ग पर व्यवसाय करने वाले स्थानीय लघु व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुनः कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भगदड़ प्रकरण के बाद 3 महीने से अधिक समय से कारोबार पर रोक है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने उत्तराखंड के अन्य सिद्ध मठों जैसे कि पूर्णगिरी, नीलकंठ और कुंजापुरी मंदिरों की तर्ज पर व्यवस्थित पंजीकरण कर कारोबार की अनुमति देने की मांग दोहराई। प्रदर्शन में दर्जनों स्थानीय व्यापारी शामिल रहे। मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद में जो वहाँ से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे, और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जहां पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो देहरादून में श्री गंगा सागर तीर्थ यात्रा केंद्र द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें बताया गया कि हवेली शताब्दी समारोह के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ 1 अक्टूबर को हुआ था और यह 7 अक्टूबर को विश्राम पर पहुंचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई कि कथा में भक्तजन विधिवत भाग ले रहे हैं और भक्ति और आध्यात्मिक माहौल का अनुभव कर रहे हैं। केंद्र प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वो श्रद्धा और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में शामिल हो और सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य निर्देशों का भी पालन करें। आज जो प्रेस वार्ता की है, लाला झंडूमल साहूमल जो हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा बनाई हुई ये हवेली है, जो हमने बड़े संजो के रख रखी है। इस हवेली को समय समय पे इसकी मेंटेन कर रही है। अंदर से बिल्कुल वृंदावन की तरह ही आंगन है, पुरानी कलाकारी चित्रकारी बनी हुई है, कहीं से चेंज कर दी, कहीं से नई बन गई, मगर उस स्ट्रक्चर को हमने गिराया नहीं है। कमरे वही हैं, पुराने कड़ियों वाले कमरे, रूम 26 रूम हमारे पास हैं। पुरानी दलीज ड्योड़ी जिसमें पीतल की कीलें लगी हुई हैं आज भी। हमने पूछा था पिताजी से कि चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को 11:36 पर सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और उसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। साथ ही 23 अक्टूबर को ही 12:30 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और अंत में 25 नवंबर को 2:56 पर यानी कि 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट। 4 धामों के कपाट बंद होने की तिथियां तय। उत्तराखंड में इस वर्ष 4 धामों के शीतकालीन कपाट बंद होने की तिथियां निर्धारित कर दी गई। बाबा केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को और बाबा बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ बंद होंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट क्रमशः 22 और 23 अक्टूबर को बंद होंगे। इसके अलावा द्वितीय केदार बद्ध महेश्वर के कपाट 18 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 6 नवंबर को बंद होने वाले हैं। 23 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर 23 अक्टूबर को बंद होंगे। इस दौरान गंगोत्री देवी का शीतकालीन वास मुखवा गांव में 6 महीने तक रहेगा। मुखवा गांव में लोग देवी की घर वापसी की तैयारियों में जुट गए। गंगोत्री यात्रा पर इस वर्ष मानसून की भारी बारिश के कारण कम यात्री पहुंचे। 23 अक्टूबर को ही बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। इस अवसर पर शनि महाराज करसाली से यमुनोत्री धाम तक मां यमुना की डोली लाई जाएगी। करसाली में यमुनोत्री का शीतकालीन वास होता है और लोग बहन की घर वापसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। भैया दूज के दिन यमुना में भाई बहन का स्नान पवित्र माना जाता है।
23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की घोषणा बीकेटीसी ने की है। केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और उसके बाद भगवान केदारनाथ ओंकारेश्वर मंदिर में 6 माह तक विराजमान रहेंगे। बंदी के बाद बाबा केदारनाथ गुप्त काशी में एक रात्रि विश्राम भी करेंगे। 25 अक्टूबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दरअसल बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। पंच पूजाएं 21 नवंबर से शुरू होंगी और बंदी के अवसर पर उद्धवजी श्री शंकराचार्य गद्दी और कुबेर जी की भव्य यात्रा में शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। ये परंपरा धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।